हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा था कि क्या हो रहा है कि एक रिफ्रैक्शन के बाद एक रिफ्लेक्शन करने पर, एक मिरर लगा देने पर लाइट पुनः अपने पाथ पे वापस चली जाती है। हमने क्या देखा था कि लाइट जो है यहाँ मिरर लगा देने थे, लाइट अपने पाथ पे वापस चली जाती है। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब। अगर हम जाती हुई कोई लाइट है, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है या कोई भी लाइट आप ले लीजिए, ठीक है, लेजर लाइट कोई आप ले लीजिए। लेजर लाइट को अगर आप पास कराइए और उसके बीच में एक कांच का स्लैब रख दीजिए या किसी भी कोई भी मटेरियल रख दीजिए जो एयर से ज़्यादा डेंसर हो, जो एयर से ज़्यादा, वाटर पानी की टंकी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें देखने को ये मिलता है कि जो रे है वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होगी। और वही डिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा और क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? शिफ्ट होना, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। देखो, आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, ये है हमारा, एक मैंने स्लैब ले लिया। देखो, ये है हमारा स्लैब। ये है हमारा स्लैब, ठीक है। अब इसके एक सरफेस में मैंने क्या ले लिया? एक नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल, ठीक। अब समझिए, अब मैं क्या ले रहा हूं? एक इंसिडेंट रे ले रहा हूं। ये है इंसिडेंट रे। ये है कौन? इंसिडेंट रे। ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये एंगल है इंसिडेंट एंगल। किसके? ये इंसिडेंट एंगल किनके किनके बीच खींचा जाता है? ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच खींचा जाता है। किसके किसके? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। ये कौन है, क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, ओके। अब देखिए होगा क्या कि ये लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके क्या हो गई, ये रेयर मीडियम है, मान लीजिए ये 1 है और ये रेयर है और ये मीडियम क्या है? डेंसर है। देखिए ये मीडियम क्या है? डेंसर, और ये मीडियम है रेयर। तो हमारा ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके किस तरफ मुड़ जाएगी? आइए देखते हैं। देखिए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आप रिफ्रैक्शन ये कुछ ऐसे जाएगी और एंगल क्या बनेगा? ठीक है, ये एंगल बनेगा आई, सॉरी ये एंगल बनेगा R1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और नॉर्मल खींचिए।
एक नॉर्मल, ठीक। अब ये देखिए, ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये लाइट जो है येलो वाली जो रे है, इसको बच्चा ऐसे जाना चाहिए था। ये ऐसे ना जाके कैसे हो जा रही है, ऐसे जाएगी। इसको ऐसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ऐसे। ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। ये ऐसे ना जाके कैसे जाएगी, ऐसे ना जाके ये ऐसे जाएगी। ऐसे ना जाके ये ऐसे जाएगी। ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल होता है ये इमर्जेंट एंगल होता है। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये जो ई है, ये जो एंगल ऑफ ई है, वो एंगल ऑफ आई के एकदम इक्वल आता है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल होता भी है, और यही प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है कि आई और ई दोनों क्या हैं, आपस में बराबर। तो बराबर होने के कारण ये जो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। ये 1 और ये 2 बातें, ठीक है। 2 बातें हमने यहाँ देखी। क्या देखी कि जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बराबर। समझ में आई बात, दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए, ये I1 है, ये I1 है, ये R1 है, तो ये क्या होगा, ये I2 होगा। अब देखिए, ये वाला एंगल क्या होगा, ये यहां पर देखिए, आप सभी को डायग्राम दिख रहा। ये एंगल जो होगा, ये टोटल आई था, यहाँ देखो ये आई था, तो ये टोटल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो है, आप देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये एंगल जो है, ये एंगल होगा I माइनस आर का, I1 माइनस R1 का। दिख रहा ये एंगल, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये y है, ये जो डिस्टेंस है ये y है, और हमें y ही निकालना है, जिसको हम लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं, या लेटरल डिफ्लेक्शन कहते हैं, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये है लेटरल शिफ्ट। y क्या है हमारा, लेटरल शिफ्ट। y क्या है, शिफ्ट। इसका मतलब है कि जब रे जो है कोई स्लैब से, कोई कांच के स्लैब से कोई भी रेयर मीडियम से गुजरती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो डिफ्लेक्शन होता है, जो शिफ्टिंग होती है, लेटरल शिफ्टिंग, उसको हम यहाँ पर y से डिनोट करेंगे, और इसी को हम निकालने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये आपको एंगल समझ में आ गया, ये आपको एंगल समझ में आया कि ये आई और आर क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एंगल क्या है, आई माइनस आर, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। ये है ए, और ये इसको यहाँ मिला दीजिए तो ये बी, यहाँ पे देखिए ये सी, और ये डी, ठीक है। ये ए बी सी डी ऐसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शिफ्ट को निकालते हैं, लेटरल शिफ्ट को निकालते हैं। देखिए, अब इसी को, ये जो डायग्राम है, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे एक रे थी, ये वाली, मैं फिर से बना दे रहा हूँ।
दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी डी, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है ए सी डी। आइए बनाते हैं। ये है ट्रायंगल ए, यहाँ ए था, यहाँ बी था हमारा, और यहाँ पे था सी। ये है सी और ये है डी, ये है डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, अगर मैं स्लैब की थिकनेस को टी दे दूं, स्लैब की थिकनेस को क्या दे दूं, टी कंसीडर करता हूं, स्लैब की थिकनेस जो है टी दे दूं, तो आप ध्यान इसमें देख सकते हैं जो ए बी है, क्या, जो ए बी है, ए बी इजकल टू क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है, स्लैब की थिकनेस। टी यहाँ पर क्या है, स्लैब की थिकनेस, ये याद रखेंगे। टी यहाँ पर क्या है, स्लैब की थिकनेस। हम यहाँ लिख देते हैं टी इजकल टू क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, और वाई लेटरल शिफ्ट था, ई इमर्जेंट एंगल था, ई जो है इमर्जेंट एंगल है। और कोई डाउट किसी को, R1 R, ठीक है, ठीक है। ये जो एंगल था आप लोगों को आइडिया होगा, ये वाला जो एंगल है ये है R1, और ये वाला जो एंगल है ये है I1 माइनस R1। क्या है, I1 माइनस R1, और ये तो यहाँ पर देखो ये है Y। इन ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए सी डी और एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन दोनों में क्या है, ए सी, देखो ये वाली जो लाइन है कौन सी, ये ए सी जो है बच्चा वो कॉमन है, दिख रहा है सबको, ये वाली लाइन कॉमन है। तो एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्या, साइन, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी देखें, क्या देखें, ट्रायंगल ए सी डी देखें, ट्रायंगल ए सी डी देखें, हम ट्रायंगल हमें ए सी डी देखना है। ट्रायंगल ए सी डी जब देखते हैं तो क्या दिखता है, ध्यान से देखो, ए सी डी में साइन I1 माइनस R1, क्या, साइन I1 माइनस R1 इजकल टू क्या, Y अपॉन में क्या, ये एंगल 90 है, ये आप सबको दिख रहा है ये 90 है, तो Y अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ये है बेस आपका। तो लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, Y अपॉन में AC। तो यहाँ लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू वाई अपॉन में साइन क्या, I1 माइनस R1। समझ में आया, देखो क्या किया है मैंने यहाँ से जो ये लैब वाला सिस्टम था इसको मैंने ये वाले ट्रायंगल उठाया, कौन कौन से, ए बी सी, ये दिख रहा ए बी सी, और यहाँ देखो ए सी डी, इन दोनों को उठाया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो मैंने सबसे पहले किसका यूज किया, ट्रायंगल ए सी डी को। ए सी डी में ध्यान से देखेंगे जो सी डी है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा, दिख रहा सबको, सी डी क्या कर रहा, परपेंडिकुलर का काम, और जो ए डी है वो बेस का काम कर रहा है, किस एंगल के लिए, ये वाला एंगल जिसको आप I1 माइनस R1 लिखे हैं, जिसको आप I1 माइनस R1 लिखे हैं। समझ में आई बात। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में कॉस R1, अब यहाँ देखो ये है कॉस R1, क्या होगा, ध्यान से देखो, ये ए बी क्या है, ये थिकनेस ही तो है स्लैब का, अभी आपको पीछे लिखवाया जाए, यहाँ देख लो, ये थिकनेस टी इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, सभी को दिख रहा,
बोलो। और ये वाला जो B से C ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपको देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ये थिकनेस है, ये क्या है R1 है, और ये है A और ये B और ये C है, ठीक है। तो cos R1 इजकल टू क्या होगा, cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। उसी तरह यहाँ क्या होता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के आपको नियम आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos R1 इजकल टू बेस क्या है T अपॉन में AC, तो AC इजकल टू क्या हो जाएगा, AC इजकल टू होगा T अपॉन में cos R1। AC इजकल टू क्या हो जाएगा T अपॉन में cos R1। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल से भी हमने AC की वैल्यू निकाली, इस ट्रायंगल से भी AC की वैल्यू निकाली, आपको दिख रही है ये एक AC की वैल्यू है, एक यहाँ पर AC की वैल्यू निकाली गई है, और एक आपको यहाँ पर AC की वैल्यू निकाली गई है। अब दोनों को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा कि y अपॉन में साइन I1 माइनस R1 इजकल टू T अपॉन में cos R1, क्या आ जाएगा T अपॉन cos R1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक मैथ जो भी आपने 10th का मैथ पढ़ा है उसी का उपयोग करके है। मैथ और जियोमेट्री, जियोमेट्री बहुत उपयोगी होती है, ठीक है फिजिक्स में। तो आप अच्छे से जियोमेट्री अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो जियोमेट्री के बेसिक रूल किसी भी बुक से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और ये साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। या दूर की भुजा बटे में हाइपोटेनियस, पास की भुजा बटे में हाइपोटेनियस, बच्चे जैसे अपने अपने तरीके से याद किए होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको तो रियल में क्या चाहिए था लेटरल शिफ्ट चाहिए था। लेटरल शिफ्ट हमारा क्या है y है, लेटरल शिफ्ट हमारा क्या है y, तो हम y निकाल रहे हैं। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा t साइन I1 सॉरी t हो गया I1 माइनस R1 अपॉन में cos R1, ये हो जाएगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो बच्चे प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लगे कि नहीं सर इफ़ेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अपने हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको, जो भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक आपको जो नहीं समझ में आए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एवरी चाहे आप बायो की देख लें, चाहे केमिस्ट्री की देख लें, चाहे मैथ की देखें, ठीक है। जितना हो सके उतना बच्चों को जोड़िए, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। देखिए हमारी शुरुआत क्या थी कि एक रे है, ठीक है, जिसको हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, वो गुजर रही थी, उसके बीच में हमने क्या कर दिया एक स्लैब डाल दिया। हालांकि ग्लास का लेना है तो ग्लास का ले लीजिए, किसी चीज़ का भी स्लैब ले सकते हैं। हमने ग्लास का स्लैब डाला जिसकी वजह से क्या हुआ रेयर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। फिर जब स्लैब से बाहर फिर से रेयर से डेंसर से रेयर में गई तो वो क्या हो गई यानी कि सेम मीडियम में वापस गई, तो देखने को मिला कि वो क्या हो रही है लेटरल शिफ्ट हो जा रही है, लेटरल शिफ्ट हो जा रही है। और जो लेटरल शिफ्ट है ये कितना लेटरल शिफ्ट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है कि एक रे चलते चलते अगर किसी स्लैब से गुजरती है, किसी डेंसर मीडियम के स्लैब से गुजरती है तो कितना वो शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होगी तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शिफ्ट होगी तो हमने क्या बनाया, ये सब बनाया, आप ये सब समझ सकते हैं। L1 ये जो लाइन L1 है ये L2 है, दोनों पैरेलल होगी और इमर्ज एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है।
इंसिडेंट एंगल आई को कहते हैं, और ई स्मॉल ई क्या है, इमर्ज एंगल। और ये वाली जो रे है इसको इमर्ज रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमर्ज रे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब मैंने क्या यूज किया, एंगल ए बी सी डी। कौन कौन से पॉइंट लिए, ए बी और सी, एक एंगल ये लिया और एक एंगल क्या लिया, ए सी डी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रायंगल, एक एंगल है आपका ए बी सी और ए डी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में जो बी है, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और एंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में जो डी है वो 90 है, और ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी है वो 90 है। तो दोनों का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। दोनों का हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। तो हमने उस कॉमन का उपयोग करके क्या बनाया, पहले ACD लिया, AC की वैल्यू ट्रायंगल ACD से निकाली और फिर ABC से निकाली, और फिर हमने क्या ले लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमें लेटरल शिफ्ट Y की वैल्यू मिल गई। ये क्या है, लेटरल शिफ्ट है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, कैसे ड्राइव किया जाता है। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे खासे, नीट में भी बनते हैं, जेई में भी बनते हैं, आपके बोर्ड में भी बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे बनता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, लेटरल शिफ्ट, जो कि आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो I माइनस आर है, I माइनस R1, I1 माइनस R1 को हम डेल्टा भी यूज कर लिख सकते हैं, जिससे ये Y इजकल टू क्या हो जाएगा, T थिकनेस ऑफ स्लैब साइन डेल्टा अपॉन में कॉस R1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। ठीक है, अब देखिए लेटरल शिफ्ट हमने निकाल लिया, लेटरल शिफ्ट हमने ड्राइव करना सीख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो साइन I1 माइनस R1 वो बहुत छोटा हो जाए, साइन I1 माइनस R1 ये जो है I और R का जो अंतर है वो बहुत कम हो जाए, तो साइन थीटा में क्या करते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू, देखो साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। और यही कॉस थीटा के साथ उल्टा होता है। कॉस थीटा, अगर थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू बहुत कम होने पर साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो इफ मैथ में होता है ये कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल, तब क्या होगा, तब साइन थीटा जो है बिहेव लाइक अ थीटा। साइन थीटा की जगह आप थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस 0 क्या है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, उसी तरह साइन 0 0 होता है। तो जो सबसे बहुत छोटा एंगल है, मान लो 1 2 या फिर 1 से भी छोटा एंगल आ रहे हैं, तो उसके साइन थीटा की वैल्यू को थीटा कंसीडर करते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा किसी भी चीज में आपको यूज करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो साइन थीटा की जगह साइन
डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, आई माइनस आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हमारा जो था आया था ना वाई टी साइन आई माइनस आई वन माइनस आर वन अपॉन में कॉस आर वन, यही आया था। अब हमने क्या लिया कि साइन आई वन, क्या लिया कि साइन आई वन माइनस आर वन को मैंने क्या ले लिया, आई वन माइनस आर वन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और कॉस आर वन की जगह हम क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई वन माइनस आर वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आर वन हो जाएगा। अच्छा, जब i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, देखने में आपको देखने में देख सकते हैं, i बढ़ने पर यहाँ पे देखो i बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, i बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। अच्छा, लेटरल शिफ्ट में हम एक चीज और देखेंगे, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट में हम देखेंगे लेटरल शिफ्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो y इज इक्वल टू टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन में कॉस आर वन, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन, ठीक है। और जहां पे आई वन माइनस आर वन क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। और आर वन भी वेरी स्मॉल है, दोनों के दोनों वेरी स्मॉल है। यहाँ स्मॉल नहीं आया क्या, क्या क्या, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए आई बढ़ने पर, आई को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, क्या करूं, आई को मैं इंक्रीज करूं, तो लेटरल जो शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट जिसको आप एलएस कह सकते हो, ये भी इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं आई बढ़ेगा तो आई माइनस आर वन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, आई माइनस आर वन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर देखो 10 माइनस 5 है, ठीक, और 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 की वैल्यू ज़्यादा है। तो आई बढ़ने पर आप देख सकते हो फॉर्मूले से y बढ़ रहा है, i बढ़ने पर y बढ़ रहा है, और y क्या है, लेटरल शिफ्ट। मतलब लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा, इंसिडेंट रे। जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी उतना लेटरल शिफ्ट ज़्यादा मिलेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, तो सर थिकनेस, थिकनेस दिख रहा क्या, थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। अगर थिकनेस बढ़ेगी, क्या करेगी, थिकनेस, थिकनेस को हम बढ़ा दें, अगर हम थिकनेस को बढ़ा दें तो लेटरल शिफ्ट का क्या सीन होगा, लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी। कैसे, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू क्या है, y प्रोपोर्शनल टू t है। अगर t बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इतना समझ में आता है। देखो फॉर्मूले से हम जर्नलाइज जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो भी हम ड्राइव कर सकते हैं। हमारे को फॉर्मूला अगर याद है और क्वेश्चन दे दे कि अगर हम स्लैब ऑफ थिकनेस, थिकनेस की जो स्लैब है वो इंक्रीज या डिक्रीज करी जाती है तो लेटरल शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि थिकनेस बढ़ने पर लेटरल शिफ्ट बढ़ता है, थिकनेस बढ़ने पर लेटरल शिफ्ट बढ़ रहा है, और थिकनेस अगर घटाएंगे तो लेटरल शिफ्ट घटेगा। अगर बहुत पतली कांच की स्लैब रख देंगे तो लेटरल शिफ्ट बहुत कम होगा, और बहुत मोटी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। और क्या चीज़ों पे होगा, हाँ आर पे भी होगा, हाँ होगा, ठीक है। तो आई हो गया, टी हो गया, और किसी चीज पे है। अच्छा एक चीज और है कि अगर हम क्या बैगनी कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, कौन सी ऐसी कलर है जिसको लेटरल शिफ्ट अलग अलग होगा, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि सारे लाइट, ठीक है, वायलेट होता है वो, या फिर रेड हो या ग्रीन हो या येलो हो, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो
रेड की वेवलेंथ सबसे क्या होती है, कम होती है। तो लेटरल शिफ्ट सबसे कम, मिनिमम सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, रेड में। मिनिमम किस में मिलेगा, लेटरल शिफ्ट रेड कलर में। एक मिनट, वाई जो है वो मिनिमम किस में मिलेगा, वाई रेड कलर में, रेड कलर की। और वाई मैक्सिमम किस में मिलेगा, मैक्सिमम किस में मिलेगा, वैलेट में। मैक्सिमम किस में मिलेगा, वैलेट में। यानी कि लेमडा घटने पर, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, लेमडा पर भी डिपेंड करता है एलएस, लेमडा पर भी डिपेंड करता है एलएस। आपको शुरुआत में मैंने जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि देखो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेमडा चेंज होता है, वाई चेंज होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, शिफ्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो शिफ्ट करेगा, उसका लेटरल डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा शिफ्ट करेगा उसकी लेटरल डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात, जो जितना ज़्यादा शिफ्ट करेगा उसकी लेटरल डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा, यानी कि लेमडा ज़्यादा तो एलएस भी ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा। आई का केस भी समझ में आया कि आई बढ़ेगा तो एलएस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेंगी तो भी एलएस बढ़ेगा। ठीक है, और लेमडा बढ़ेगा तो भी एलएस बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा तो भी एलएस बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा सब कुछ, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछो। देखो इंसिडेंट एंगल जितना ज़्यादा एलएस उतना ज़्यादा, थिकनेस जितनी ज़्यादा उतना एलएस ज़्यादा। एलएस मतलब लेटरल शिफ्टिंग है, लेटरल शिफ्ट की बात हो रही है। जितना रेड, अच्छा अगर सातों कलर की बात करें विवग्योर में तो सबसे कम लेमडा किसका होता है, रेड का, रेड का सबसे कम होता है। तो सबसे कम लेटरल शिफ्ट किस में देखने को मिलेगा, रेड कलर में। सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, वायलेट में मिलेगा। ठीक है, यानी कि लेमडा बढ़ने पर एलएस बढ़ रहा है। और क्या बातें हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन इंडेक्स जिसको आप म्यू कहते हैं। ठीक है, अगर म्यू बढ़ेगा तो भी एलएस बढ़ेगा, म्यू के इंक्रीज होने पर, म्यू के इंक्रीज होने पर भी एलएस की वैल्यू बढ़ती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या बातें हमने सीखी। हमने आज लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन सीखा। देखिए आइए मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। हमने सबसे पहले क्या सीखा, इसका डेरिवेशन सीखा, इसका डेरिवेशन सीखा कि लेटरल शिफ्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन हमने सीखा, कैसे निकाला यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू आप इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो वेरी स्मॉल हो जाए, i इज वेरी स्मॉल और r1 भी वेरी स्मॉल हो जाए, i1 और r1 दोनों के दोनों अगर स्मॉल हों तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू t i1 माइनस r1 हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि y किस पे डिपेंड करेगा, y जो लेटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं लेटरल शिफ्ट हमारे किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेटरल शिफ्ट हमारा आई पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई इंसिडेंट एंगल पे। ठीक है, और थीटा थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। लेमडा ज़्यादा तो सबसे कम किसका होता है, रेड का, सबसे ज़्यादा वायलेट का। और किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे, रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्यों रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे, क्योंकि जो R1 है, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि म्यू कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बेटा देखो म्यू ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई माइनस साइन आर। देखो ये तो आई क्या है, इंसिडेंट है, और ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यानी कि आर जो है, साइन आर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन
आई अपॉन में म्यू ए बी पर। ये तो बदल नहीं सकता, मटेरियल अगर आप कांच यूज किए हैं तो कांच ही रहेगा। मतलब आर जो है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो आई और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो सर अगर हम यहाँ फॉर्मूले में देखें तो y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, r1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा y किस पे डिपेंड कर रहा है, r1 पे डिपेंड कर रहा है। तो जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ r1 ले लूं तो यहाँ पर भी r1 आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, r1 आपका म्यू ए बी पर डिपेंड कर रहा है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आपका आर रिफ्रैक्शन इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो एलएस भी आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एलएस आर पे डिपेंड करता है, तो म्यू भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एलएस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको जो है सीरियस होके देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड या आपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, एसी करंट हो सकती है, इलेक्ट्रो इंडक्शन हो सकता है, न्यूक्लियाई, एनीवन, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास, कीप स्टडी बच्चों।